या कैसे पैदा होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरे का स्पेक्ट्रम, कि जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरह से बनता है बेटा। देखिए बेटा, ये जो आपने पढ़ा था इसके अंदर चैप्टर जो है वो 9 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर कि एक्सरे की जो डायफ्रेक्शन होती है बेटा, ये एक्सरे की डायफ्रेक्शन जो होती है वो ब्रेक क्रिस्टल से होती है बेटा। ठीक है, तो ये जो है वो WH ब्राग ने बेटा, ये 1913, ये ईयर बेटा ध्यान में रखिएगा, 1913 के अंदर। देखिए बेटा, एक्सरे का पहली बात ये कि स्पेक्ट्रम हम बनाते क्यों है। देखिए बेटा, स्पेक्ट्रम बनाने का मकसद ये होता है कि हम किसी भी सोर्स ऑफ लाइट में से निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मेयर कर सके। तो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट में से निकलने वाली लाइट की जब हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मेयर करना चाहते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं। आपने चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि एक्सरे की वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है और आम तरह से एक्सरे का डायफ्रेक्शन भी नहीं होता और आम तरीके से एक्सरे का स्पेक्ट्रम नहीं बनाया जा सकता। तो बेटा WH ब्राग जो था, WH ब्रेग ने 1913 के अंदर क्रिस्टल को इस्तेमाल करके क्रिस्टल की मदद से एक्सरे का स्पेक्ट्रम बनाया और एक्सरे का स्पेक्ट्रम बना के एक्सरे की वेवलेंथ को मेयर किया गया। तो आप कह सकते हैं कि 1913 के अंदर WH ब्राग ने सबसे पहले एक जो है वो क्रिस्टल को इस्तेमाल करके एक्सरे स्पेक्ट्रम बनाया और एक्सरे का स्पेक्ट्रम बना के वेवलेंथ ऑफ एक्सरे मेयर की गई और उसको ब्रेक क्रिस्टल हम कहते हैं बेटा। तो आप कहोगे कि इन 1913 बेटा, इन 1913 WH ब्रेग, ठीक है, मेयर्ड वेवलेंथ of X-rays using Bragg क्रिस्टल। बेटा ब्रेग क्रिस्टल को इस्तेमाल करके एक्सरे की वेवलेंथ मेयर की और बुनियादी तौर पे ये जो वेवलेंथ मेयर की गई थी ये विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम की गई थी और इसके अंदर जो क्रिस्टल इस्तेमाल होता है उसको ब्रेग क्रिस्टल कहा जाता है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा कि जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम होता है, अगर हम एक्सरे का स्पेक्ट्रम बनाएं, जिस तरह से हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन का या मुख्तलिफ एटम्स का हम स्पेक्ट्रम बनाएं, तो उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम किसी भी चीज का स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो अगर वो स्पेक्ट्रम एटम का होता है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है और वो बैंड स्पेक्ट्रम भी बन सकता है और वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बनता है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि मुख्तलिफ चीजों का एक टाइम पे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एक ही बनता है, या वो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा या वो बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा या वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। तो इसी तरह से बेटा जब WH ब्रैग ने ब्रैग क्रिस्टल इस्तेमाल करके एक्सरे की डायफ्रेक्शन करवा के एक्सरे का स्पेक्ट्रम बनाया, तो आप कह सकते हैं कि जब हम एक्सरे का स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो एक्सरे के अंदर एक साथ दो स्पेक्ट्रा बनते हैं।
जिस तरह से आप हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख के उसमें से कैथोड रेज पास करोगे और हाइड्रोजन से लाइट निकलेगी। अगर उस हाइड्रोजन में से निकलने वाली लाइट का आप स्पेक्ट्रम बनाओगे तो आप देखोगे कि वो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। सिर्फ एक टाइम पे एक स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन अगर आप एक्सरे का स्पेक्ट्रम बनाओगे तो एक्सरे के अंदर एक साथ दो स्पेक्ट्रा बनते हैं। ठीक है, तो एक साथ एक्सरेज, जितने भी एक्सरेज है, जैसे हमने पढ़ा था एक्सरे की प्रोडक्शन कुलिज ट्यूब के अंदर, कुलिज ट्यूब के अंदर हम एक्सरे प्रोड्यूस करके उनका स्पेक्ट्रम जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे उसके एक साथ दो स्पेक्ट्रा बनते हैं। एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बनता है और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम भी बनता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक्सरे के स्पेक्ट्रम के अंदर एक साथ दो स्पेक्ट्रा बनते हैं। बेटा एक होता है एक्सरे ब्रेमस्टॉलर, जिसको हम जर्मन वर्ड है बेटा, इसको हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास बेटा, ये जर्मन वर्ड है जिसको कहा जाता है ब्रेकिंग इंसिडेंट। बेटा आप इसको कहोगे बेटा कि एक्सरे स्पेक्ट्रम, एक्सरे स्पेक्ट्रम कंसिस्टेंस है। ठीक है, इसके अंदर दो स्पेक्ट्रा होते हैं बेटा। एक होता है एक्सरे ब्रेमस्टॉलर बेटा, एक्सरे ब्रेमस्टॉलर, इसके अंदर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है बेटा। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर लाइन स्पेक्ट्रम बनता है बेटा। लाइन स्पेक्ट्रम या इसके अंदर जो बनता है बेटा, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बेटा। लाइन स्पेक्ट्रम या इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, तो बेटा एक्सरे के अंदर एक ही टाइम पे दो स्पेक्ट्रा बनते हैं। एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है और दूसरा कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है? लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। बेटा एक्सरे के अंदर एक ही टाइम पे एक ही वक्त में दो स्पेक्ट्रा बनते हैं। एक लाइन स्पेक्ट्रा बनता है और दूसरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा का नेम होता है बेटा एक्सरे ब्रेमस्टॉलर। ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बेटा ब्रेकिंग इंसिडेंट। अब ये ब्रेकिंग इंसिडेंट क्या होता है आगे खुद ब खुद आ जाएगा, तो हम अब इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा कि एक्सरे के अंदर ये दो स्पेक्ट्रा क्यों बनते हैं। वैसे तो जनरली मुख्तलिफ चीजों का सिर्फ एक स्पेक्ट्रा बनता है, या लाइन बनेगा या बैंड बनेगा या कंटिन्यूस बनेगा, लेकिन एक्सरे के अंदर ऐसा क्या होता है कि एक ही टाइम पे उसके दो स्पेक्ट्रा बनते हैं। तो पहले हम करते हैं बेटा कि ये ब्रेमस्टॉलर जो स्पेक्ट्रम बनता है ये क्यों बनता है, इसका रीजन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, किस वजह से बनता है। तो हम पहले करते हैं बेटा एक्सरे ब्रेमस्टॉलर बेटा। तो आप जो करेंगे बेटा, तो इसके अंदर आप करोगे बेटा एक्सरे ब्रेमस्टॉलर बेटा। एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरे ब्रेमस्टॉलर। एक्सरे ब्रेमस्टॉलर की एक्सप्लेनेशन हम करेंगे बेटा। देखिए बेटा, देखिए बेटा, रेनबो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, रेनबो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और आपको पता है उस रेनबो के अंदर एक
रेड कलर और एक वायलेट कलर फिक्स होते हैं। बेटा जो विजिबल लाइट होती है उसका स्पेक्ट्रम जो होता है वो फिक्स होता है, उसकी एंड स्टेट्स फिक्स होती है। अब ये एंड स्टेट्स का मकसद क्या होता है बेटा, देखिए अगर व्हाइट लाइट का आप स्पेक्ट्रम बनाओगे तो उसके अंदर सबसे बड़ी वेवलेंथ हम 400 नैनोमीटर, सॉरी सबसे बड़ी वेवलेंथ हम 700 नैनोमीटर रेड कलर की कंसीडर करते हैं और सबसे छोटी वेवलेंथ हम 400 नैनोमीटर वायलेट कलर की कंसीडर करते हैं। तो देखिए आम तरह से ये जो सनलाइट होती है इसका जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है इसके बारे में हम कहते हैं कि ये स्पेक्ट्रम जो होता है इसकी एंड स्टेट्स फिक्स होती है, इसकी एंड फिक्स होते हैं कि ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होना है। आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी बनाया पढ़ा है, उस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर भी आपने ये पढ़ा है कि ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है इसके अंदर भी वेवलेंथ फिक्स होती है। अगर हम बाल्मर सीरीज को देख लें तो बाल्मर सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है 656 नैनोमीटर और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है 410 नैनोमीटर। आप हाइड्रोजन में से अगर बाल्मर सीरीज बनाओगे तो आप कुछ भी करके इसकी बाल्मर सीरीज बनाएं लेकिन इसकी एंड स्टेट्स फिक्स होती है। बाल्मर स्टेट की एंड स्टेट्स 656 और 410 नैनोमीटर है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि ये जो हाइड्रोजन के अंदर बाल्मर सीरीज बनती है ये उस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है जो इलेक्ट्रॉन इनर शेल ट्रांजिशन करता है। ये जो इनर शेल ट्रांजिशन होती है इसके अंदर बनने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है ये फिक्स होता है। जैसे आप हाइड्रोजन का देख लें, आप किसी और एटम का देख लें, मुख्तलिफ चीजों का जब आपने इस तरह से स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने ये हमेशा पढ़ा होगा कि इसकी बाल्मर सीरीज के अंदर ये वेवलेंथ बड़ी होगी, ये वेवलेंथ छोटी होगी, बाकी वेवलेंथ उसके दरमियान रहेंगी और वो फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं होगी। आप हाइड्रोजन को कुछ भी कर लो लेकिन अगर आप उसकी बाल्मर सीरीज बनाओगे तो उसमें सबसे बड़ी वेवलेंथ 656 होगी और सबसे छोटी वेवलेंथ होगी 410, क्योंकि ये लाइट उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इमिट होती है जिनकी स्टेट्स फिक्स होती है। अब हाइड्रोजन की स्टेट्स चेंज तो नहीं हो सकती कि जिसकी वजह से जो विजिबल लाइट हो उसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हाइड्रोजन के अंदर पैदा हो सके। तो हम कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है ये स्पेक्ट्रम किसकी वजह से बनता है? ये उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसकी एंड स्टेट्स फिक्स होती है। वो एंड स्टेट्स कभी भी चेंज नहीं होती, ना बीच वाली भी चेंज होती, उसकी सब वेवलेंथ फिक्स होती है। एंड स्टेट्स में टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा आप नहीं समझिएगा बीच वाली वेवलेंथ जैसे 435 होता है या मुख्तलिफ वो जो होंगी वो नहीं, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो आम तरह से हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ये स्पेक्ट्रम हम उन इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं, फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, उनके पास और कोई चॉइस नहीं होती, उनकी एनर्जी डिफरेंसेस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स चेंज नहीं हो सकते, एनर्जी डिफरेंसेस चेंज नहीं हो सकते। अब अगर हम ये देखते हैं कि ये जो इसके अंदर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसलिए बनता है बेटा कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटिन्यूसली डिसेलरेट होता है और उसके कंटिन्यूस डिसेलरेट होने की वजह से उसमें से जो लाइट इमिट होती है वो कंटिन्यूस इमिट होती है, और लाइट कंटिन्यूस इमिट होने की वजह से उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो भी कंटिन्यूस बनता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, continuous spectrum is formed due to light emitted by highly
एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन which is decelerated by target material ठीक है due to breaking incidents बेटा अब इसमें क्या होता है बेटा, पहले मैं समझाता हूं, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगी। बेटा देखिए, इस तरह से हमने किया था कि बेटा इस तरह से, अब मैं ट्यूब नहीं बना रहा, मैं जस्ट टारगेट मटेरियल बना रहा हूं। बेटा हमने बनाया था इस तरह से, टारगेट मटेरियल था, और इस तरह से ये जो टारगेट मटेरियल होता है ये हेवी मेटल का एक पीस होता है बेटा। इस तरह से सपोज करें ये टारगेट मटेरियल है बेटा, और इसके ऊपर हमने रखा था बेटा, इसके ऊपर हमने रखा था पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके ऊपर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल रखा था। अब देखिए इस हेवी मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं बेटा, उनके अंदर चार्ज जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि हमने ये बेटा डिस्कस किया था कि टारगेट मटेरियल हेवी मेटल रखते हैं, और हेवी मेटल का मकसद होता है ऐसा मेटल जिसके अंदर प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है, जिसका चार्ज नंबर भी ज्यादा होता है, मास नंबर भी ज्यादा होता है। सपोज करें ये इसके अंदर इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव इस तरह से एटम्स होते हैं बेटा, इस तरह से बेटा पॉजिटिव न्यूक्लियाई होते हैं, और ये हेवी न्यूक्लियाई होते हैं, ये इस तरह से। ठीक है बेटा, इस तरह से इसके अंदर बेटा हेवी न्यूक्लियाई होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये इस तरह से बेटा इसके अंदर फिलामेंट होता है बेटा, कॉलेज ट्यूब हम पढ़ चुके हैं, और इसके ऊपर हम देते हैं बेटा करंट। जब हम इसको करंट देते हैं बेटा तो इसमें से निकलते हैं ये इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं बेटा रेड बना लेता हूं, इस तरह से इनमें से निकलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी थी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल से। यहाँ पे जितना पोटेंशियल, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हैं, और इस पोटेंशियल को कहा जाता है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बेटा। इस पोटेंशियल को हम कहते हैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बेटा, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से निकलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत तेजी के साथ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से बहुत हाई स्पीड के साथ बेटा ये इलेक्ट्रॉन आके टारगेट मटेरियल के ऊपर लगते हैं, और जैसे बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ ये आके टारगेट मटेरियल पे फॉल करेंगे बेटा। और टारगेट मटेरियल पे जब फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होता है पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, और ये इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल के अंदर घुस जाएगा, ये टारगेट मटेरियल के अंदर जाएगा, और जैसे ही ये टारगेट मटेरियल के अंदर जाएगा तो ये जो हेवी न्यूक्लिया है ये क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और अट्रैक्ट करके इसको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये जो हेवी न्यूक्लियाई होंगे ये इस बाहर से आने वाले हाईली एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन, ये इसको हम कहते हैं हाईली एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि ये पोटेंशियल जो होता है, ये पोटेंशियल जो होता है इसका ऑर्डर होता है बेटा, ये इसका ऑर्डर होता है किलो वोल्ट्स के अंदर। आप देख सकते हैं बेटा आपके बुक के अंदर, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं बेटा। ये हमारे पास है कि ये बेटा हमारे पास जो होता है 286 पेज के ऊपर बेटा ये पोटेंशियल लिखे हो बेटा। ये देखें, ये बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल जो है वो 286 पे तकरीबन बेटा 20 किलो वोल्ट या जो है वोल्ट या 25 किलो वोल्ट या 30 मींस 20,000 वोल्ट 25,000 वोल्ट इतना हाई पोटेंशियल होता है। और जब इतना हाई पोटेंशियल दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा ये इस तरह से बहुत तेजी के साथ इसके ऊपर फॉल करेगा और इसके अंदर जाएगा बेटा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके अंदर जाएगा बेटा तो ये हेवी न्यूक्लियाई क्या करेंगे, हेवी न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिसेलरेट होगा। इलेक्ट्रॉन जब डिसेलरेट होगा तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगा, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। और काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा दो तरीकों से, एक तो उसके अंदर हीट पैदा होगी और दूसरी उसके अंदर रेडिएशन पैदा होगी और उस रेडिएशन को हम एक्सरेज कहते हैं, हमने पढ़ा है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिसेलरेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली डिसेलरेट होगा, ये कंटिन्यूसली डिसेलरेट होगा और इसकी वजह से ये जो एक्सरेज बनेंगे ये कंटिन्यूसली एक्सरेज निकलेंगे और इनका जो स्पेक्ट्रम बनेगा ये कंटिन्यूस रेज है। कंटिन्यूस रेज फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बेटा। ये जो कंटिन्यूस रेज होते हैं बेटा ये कौन सा स्पेक्ट्रम बनाते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है वो किस वजह से बनता है, ये इन रेस की वजह से। और इन रेस को कहा जाता है बेटा हार्ड एक्सरेस, इनको हम कहते हैं बेटा हार्ड एक्सरेस। ये जो बाहर का हाईली एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन होता है और ये बेटा एटम, एटम जो इसको अट्रैक्ट करके रोकने की कोशिश करता है। तो ये जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम इसको कहा जाता है ब्रेकिंग इंसिडेंट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग इंसिडेंट। कि जब हाईली एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन किसी भी टारगेट मटेरियल के अंदर जाता है तो टारगेट मटेरियल के अंदर जाने से जैसे ही वो टारगेट मटेरियल के अंदर घुसता है तो उसके अंदर जो हेवी न्यूक्लियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है इसको ब्रेकिंग इंसिडेंट कहा जाता है। इस ब्रेकिंग इंसिडेंट की वजह से जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली डिसेलरेट हो और कंटिन्यूसली डिसेलरेट होने से इसमें से जो एक्सरेज निकलेंगे वो कंटिन्यूस एक्सरेज निकलेंगे और उनका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम उस इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन की वजह से बनता है जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली जो है वो इस तरह से इसमें से इमिट होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप कहोगे कि इसके अंदर एंड स्टेट्स जो होती है बेटा, आप इसको यहाँ पे लिखोगे कि एंड स्टेट्स in end states in continuous spectrum are not fixed because wavelengths emitted
आर नॉट फिक्स्ड। बेटा इसके अंदर ये जो वेवलेंथ इमिट होती है ना, ये फिक्स नहीं होती। जिस तरह से हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर फिक्स होती है ना, इसी तरह से इस स्पेक्ट्रम के अंदर फिक्स नहीं होती। क्यों फिक्स नहीं होती? क्योंकि बेटा इसकी अपनी एनर्जी फिक्स नहीं होती। हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तो एनर्जी फिक्स होती है, लेकिन इसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल पे। यहाँ पे आप पोटेंशियल चेंज करोगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो उससे निकलने वाली रेडिएशन की भी एनर्जी चेंज होगी। इसलिए ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बनता, ये उन इलेक्ट्रॉन्स का बनता है। ये उन इलेक्ट्रॉन्स का बनता है जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसकी अपनी एनर्जी फिक्स नहीं है, जिसकी अपनी एनर्जी पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, इसलिए इसकी एंड स्टेट्स फिक्स नहीं है। और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है? अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड करती है बेटा। तो आप कहोगे कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम changes with change of potential बेटा। ये चेंज होता है विद द चेंज ऑफ पोटेंशियल चेंज होता है। आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम चेंजेस if एक्सीलेटिंग पोटेंशियल चेंजेस बेटा। एक्सीलेटिंग पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ चेंज हो जाएंगी। एक्सरे के अंदर जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, अगर यहाँ पे आप पोटेंशियल चेंज करोगे तो इससे निकलने वाले एक्सरेज की फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ चेंज हो जाएंगी, इसलिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ चेंज हो जाएंगी। ये फिक्स नहीं होती लाइक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्यों फिक्स नहीं होती? क्योंकि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर इनर्शियल ट्रांजिशन होती है। इनर्शियल ट्रांजिशन नहीं है, ये बाहर से आने वाला एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, खुद की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स नहीं होती, उसकी एनर्जी अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। तो अप्लाइड पोटेंशियल को चेंज करने से उसमें से निकलने वाली एनर्जीज जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है ये डिपेंड करता है अप्लाइड पोटेंशियल पे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड पोटेंशियल एंड does not depend upon nature of target metal। टारगेट मेटल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि ये सपोज करें एटम है, जब ये बाहर का इलेक्ट्रॉन आता है तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन फास्ट होता है, ये बाहर का। जब ये इस न्यूक्लियस के पास में आता है तो यहाँ पे होता है ब्रेकिंग इंसिडेंट। ब्रेकिंग इंसिडेंट होता है। ब्रेकिंग इंसिडेंट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा ये स्लो हो जाता है, और यहाँ से एक फोटॉन एमिट होता है जिसकी एनर्जी h होती है। तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं क्वांटम हाइपोथेसिस के अंदर कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के करीब आता है तो इस न्यूक्लियस के साथ इसका ब्रेकिंग इंसिडेंट होता है। ब्रेकिंग इंसिडेंट की वजह से इसके अंदर क्या होता है? ब्रेकिंग इंसिडेंट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाता है, और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि इसमें से एक एक्सरे निकलता है जिसकी एनर्जी क्या होती है? h। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन फास्ट प्लस न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्लो प्लस h, इसमें से एनर्जी निकलती है। तो ये हो जाता है बेटा एक्सरे के कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का रीजन। तो आप ये कहेंगे बेटा कि जब आप एक्सरे का स्पेक्ट्रम बनाओगे तो एक्सरे के अंदर एक साथ दो स्पेक्ट्रा बनते हैं।
आप उसका एक्सरे का जब स्पेक्ट्रम बना के उसको एनालाइज करोगे तो उसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी होगा, लाइन स्पेक्ट्रम भी होगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है एक्सरे ब्रेमस्टालंग। एक्सरे ब्रेमस्टालंग क्यों कहा जाता है अब आप समझ गए होंगे कि ये ब्रेकिंग इंसिडेंट की वजह से होता है, क्योंकि ब्रेमस्टालंग वर्ड जर्मन लैंग्वेज का है जिसका मकसद ही ब्रेकिंग इंसिडेंट होता है। इसलिए ये जो एक्सरे ब्रेमस्टालंग होता है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का नेम है एक्सरे ब्रेमस्टालंग। अब हम अगर देखें कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसलिए बनता है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है जब ये टारगेट मटेरियल के अंदर घुसता है तो टारगेट मटेरियल के अंदर घुसने के बाद टारगेट मटेरियल के अंदर होते हेवी न्यूक्लियाई। उन हेवी न्यूक्लियाई के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन ब्रेकिंग इंसिडेंट करता है तो उसके नतीजे में इसकी एनर्जी कंटिन्यूसली कम होती है और कंटिन्यूसली कम होने की वजह से वो कंटिन्यूसली रेज एमिट करता है। जिन रेस का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। अब ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है इसके अंदर जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स होती हैं जिनको हम एंड स्टेट्स कहते हैं स्पेक्ट्रम की, ये फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रॉन इनर्शियल ट्रांजिशन वाला फिक्स इलेक्ट्रॉन नहीं, लाइक हाइड्रोजन। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से आते हैं, इसकी अपनी एनर्जी फिक्स नहीं होती, क्योंकि इसकी एनर्जी को आप चेंज कर सकते हैं एक्सीलेटिंग पोटेंशियल को चेंज करके। इसलिए आप एक्सीलेटिंग पोटेंशियल चेंज करोगे तो इसमें से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम उन हार्ड एक्सरेज का बनता है। ऐसे एक्सरेज को हार्ड एक्सरेज कहा जाता है। तो हार्ड एक्सरेज की वजह से बनता है जो इस इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूसली डिसलेट होने की वजह से बनते हैं और इसके अंदर एंड से लेम्डा मैक्सिमम और मिनिमम फिक्स नहीं होती और इसके अंदर निकलने वाली जो वेवलेंथ होती है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है एक्सीलेटिंग पोटेंशियल पे। एक्सीलेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा दोगे तो इसमें से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ होंगी बढ़ जाएंगी, अगर कम कर दोगे तो कम हो जाएंगी, क्योंकि ये इनर्शियल ट्रांजिशन नहीं है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन की डिसलरेशन है। ये एक अलग केस है, वो आम स्पेक्ट्रम की तरह नहीं होता कि अप एंड डाउन एक फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर नहीं, इनकी अप एंड डाउन इनर्शियल ट्रांजिशन हो रही है। तो ये हो जाएगा बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनने का सबब। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। बेटा अब ये जो 19 और 20 चैप्टर है तो ये सिंध के अंदर दोनों अलग दिए हुए हैं और पंजाब और केपीके के अंदर किसी में साथ दिए हुए किसी में अलग दिए हुए। तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पहले तीनों बुक से। अब आप कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि हम अब उसमें ये 19 चैप्टर है उसमें नेम चैप्टर के अलग है, बाकी टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को जो पढ़ेंगे हम, तो जो टॉपिक्स होंगे आप सिंध से भी पढ़ लीजिएगा, आप बाकी किसी भी बुक से भी आप पढ़ लें, कोई मसला नहीं, पंजाब से पढ़ लें, जहाँ कहीं से भी पढ़ लें। और दूसरी बात कि बेटा मुख्तलिफ, जैसे किसी ने एक पोस्ट भेजी कि आप फिजिक्स के लिए सिर्फ ये चैप्टर पढ़े 17 ये पढ़े, अब ये जो है वो पोस्ट फेक है या रियल है। तो बेटा आपको पोस्ट तो देने वाले की जिम्मेदारी होती है, हमने ऐसी कोई पोस्ट दी नहीं है कि आप केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़े, फिजिक्स के अंदर ये पढ़े, बायोलॉजी के अंदर, हमने तो ऐसी पोस्ट नहीं दी। तो हम उसका आपको जवाब क्या दें कि ये पोस्ट रियल है या फेक है। रियल या फेक आप पीएमसी के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन अब तो आप सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो आपको जो भी चीज रियल या फेक देखनी है आप पीएमसी के फेसबुक पेज पे चले जाएं या पीएमसी की वेबसाइट पे चले जाएं, आपको वहां पे वो चीज अगर नजर आ जाती है तो मीन्स रियल है, अगर नहीं आती तो मीन्स वो फेक है। ठीक है, जब तक कोई भी चीज ऑफिशियल कोई भी ऐसी, और ऐसे कैसे होगा कि फिजिक्स का सिर्फ 18 और 17 चैप्टर पढ़े बस आपकी टेस्ट हो जाएगी। तो ये कुछ सोचने की बातें होती है। अब किसी ऐसे पेज